नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है और मैं प्रतिमा सिंह। आज अगेन हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और 2 दिन से वीडियोज़ अपलोड नहीं हो पाई। उसका रीज़न था कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। अगेन कुछ बेटर फील कर रही हूँ तो मैं आज कुछ प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे हम सभी। और हमने डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम लिंक जो है डाल रखा है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस वीडियो की प्लेलिस्ट भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है और कोर्स वीडियो की प्लेलिस्ट भी वहाँ पर पड़ी हुई है, तो आप वहाँ से सारे वीडियोस को अवेल कर सकते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत किसमें विश्वास करता है? ऑप्शन है संप्रभु शक्ति का वितरण में, या संप्रभु शक्ति का संकेंद्रण में, या संप्रभु शक्ति का वितरण और संकेंद्रण दोनों में, या असीमित संप्रभु शक्ति में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। संप्रभु शक्ति के वितरण में ये विश्वास करता है बहुलवादी सिद्धांत। और इसमें इसके जनक कौन है? मेटलैंड तथा गिरियक है। मेटलैंड तथा गिरियक ये इसके जो है जनक है। और बहुलवाद राज्य की सत्ता को सीमित करना चाहता है और जो शक्ति है वो राज्य में तथा जो अन्य संघ है उन सभी में वितरण, उन सभी के बीच में वितरित करना चाहता है। और ये राज्य को सर्वोपरि संस्था नहीं मानता। ये नहीं मानता है कि सारा शक्ति का संकेंद्रण जो है राज्य में ही हो, ऐसा ये नहीं चाहता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। हम अगर समर्थक देखें तो समर्थकों में आते हैं लास्की आ जाएंगे, मैकाइवर, मिस फॉलेट, मिस फॉलेट और GDH कोल, डिग्वीट, क्रेब, लिंडसे, बार्कर, ये सभी जो है इसके समर्थकों में आ जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्बर्ट मार्क्यूज की उन्नत पूंजीवाद की आलोचना किस पर आधारित है? परंपरागत एवं रूढ़िवादी मार्क्सवादी तर्क पर, या पूंजीवाद के निपात की अपरिहार्यता पर, या सर्वहारा क्रांति की अपरिहार्यता का दृष्टिकोण, या एक विमीय समाज के जिसमें विरोध के परंपरागत साधन अप्रभावी हो जाते हैं, उद्भव का वर्णन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो मार्क्वेजे हैं वो एक विमीय समाज के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं और कहते हैं कि इसमें जो है विरोध के जो है जितने भी परंपरागत साधन हैं ये सभी निष्प्रभावी हो जाएंगे और ऐसे समाज में उपभोग के साधन में बदलाव आ जाएंगे। मजदूर बल की संरचना जो है, मजदूर बल की संरचना में भी परिवर्तन आ जाएंगे, इनका ऐसा मानना है। और मार्क्यूजे ने राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को भी स्वीकार किया है तथा इन्होंने शास्त्रीय मार्क्सवादी विचारधारा के जो इनको अप्रासंगिक साबित किया है, क्योंकि इन्होंने संघर्ष के मूल आधार को, जो संघर्ष है वर्ग संघर्ष का है, इसका मूल आधार क्या है? उत्पादन के साधन को बताया है। तो इन सब चीज़ों को इन्होंने जो है नहीं माना है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्ल पॉपर की रचना ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज निम्नलिखित में से किसकी मीमांसा है? प्लेटो और अरस्तु की, हीगल और कांट की, मार्क्स और वेबर की, या प्लेटो, हीगल और मार्क्स की? तो जो कार्ल पॉपर की है ये मीमांसा है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये क्या है? ये इनकी पुस्तक है। इसमें इन्होंने प्लेटो और हेगल और मार्क्स इन तीनों लोगों की आलोचना की है और बोला है कि प्लेटो ने जो है अपने राज्य में बहुत बहुमतवाद की आलोचना की है तथा कहा है कि साधारण व्यक्ति शासन करने योग्य नहीं है। तो जो इस बात पर प्लेटो की आलोचना की है, यानी कि प्लेटो से ये समर्थन नहीं रखते हैं। और साथ में पॉपर ये भी कहते हैं कि समाजवादी प्रजातंत्र का भी आलोचना की, जो समाजवादी प्रजातंत्र की भी इन्होंने आलोचना की है और कहते हैं कि ये एक बंद समाज की रचना करता है, इसलिए इसको नहीं स्वीकारा जाना चाहिए। जहाँ प्रजातंत्र एवं स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ये ऐसा समाज है जो समाजवादी प्रजातंत्र है, ये एक बंद समाज के रूप में इसको देखते हैं और इसको स्वीकारने से मना करते हैं। तो अगर यहाँ ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। प्लेटो, हीगल और मार्क्स की जो है इसमें इन्होंने आलोचना की है। कौन सी बुक? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, ये इनकी पुस्तक है, इसमें ये आलोचना करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अरस्तु ने यह घोषणा करने में कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, उसका कौन सा एक आशय नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मनुष्य केवल राजनीतिक समुदाय में ही अच्छा जीवन जी सकता है, या राजनीति एक नैतिक क्रिया है जिसका सरोकार एक न्यायपूर्ण समाज की रचना है, राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद है, राजनीति एक श्रेष्ठ विज्ञान है जो अनिवार्यता एक अच्छे समाज की रचना का प्रयास करता है। तो जो अरस्तु थे, ये इनके अनुसार राज्य और सिविल समाज के बीच विभेद है, ये कथन इनके अनुसार गलत है, क्योंकि अरस्तु ने परिवार को एक प्राकृतिक संस्था माना है और उसने कभी भी पब्लिक स्फीयर को निजी से ऊपर नहीं माना है। जो पब्लिक स्फीयर है उसको निजी स्फीयर है उससे ऊपर नहीं माना है। उसके नागरिक समाज की खोज आधुनिक समाज में निजी तथा पब्लिक के बीच एक संतुलन बनाता है। यहाँ पर उन्होंने जो है संतुलन की बात की है। निजी एवं पब्लिक जो स्फीयर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उनके बीच में एक संतुलन बनाता है जो अरस्तु का नागरिक समाज की खोज है वो। तो यहाँ पर संतुलन की बात वो करता है, विभेद की बात नहीं करता है। तो अकॉर्डिंग टू अरस्तु ये गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन से यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह दावा किया कि उदारवादी लोकतंत्र को मानव शासन के अंतिम प्रकार के रूप में मान्यता देने के साथ ही विचारों के इतिहास का अंत हो गया? राल्फ मिलिबैंड ने, या नोआम चेम्स्की में, या अमर्त्य सेन ने, या फ्रांसिस फुकुयामा ने? तो ये जो फ्रांसिस फुकुयामा हैं, इन्होंने एक लेख लिखा था फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा 1939 में एक लेख लिखा गया कि जिसके माध्यम से इन्होंने बताया कि जो उदारवादी विचारधाराएं हैं ये जो है मतलब इनका विकास हो रहा है, पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, विकसित हो रही हैं, और जो अन्य विचारधाराएं हैं इन सभी का लगभग ये मृत प्राय हो गई हैं, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन लगभग ये मर चुकी है। इनका कोई अस्तित्व अब बचा नहीं है। ये विचारधाराएं पूरी तरह से समाप्त हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कहा, लेकिन लगभग समाप्त हो चुकी, ऐसा इन्होंने बोला था। तो इन्होंने ये जो है फ्रांसिस फुकुयामा के द्वारा दावा किया गया था। और इन्होंने जो है कौन सा लेख लिखा था? इतिहास का अंत। इतिहास का अंत ये इनका जो है लेख था, इनका फ्रांसिस फुकुयामा का। इसमें बेसिक बातें क्या होती, जब ये सोवियत जो रूस टूट जाता है और जो साम्यवादी सरकारें हैं या साम्यवादी विचारधारा है ये ध्वस्त हो जाती है, उस समय ये कहते हैं कि उदारवादी ही एक विचारधारा बची है, यही पुष्पित पल्लवित होगी, साम्यवादी का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो विचारधारा है उनका भी कोई अस्तित्व रहा नहीं है, सिर्फ उदारवादी ही आगे चलेगा। ये इसके पीछे की कहानी है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है? के आर पॉपर ने जिस खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग की वकालत की है वह किस परिवर्तन के लिए निर्देशन प्रदान करता है? क्रांतिकारी परिवर्तन, सुरक्षा बलों द्वारा परिवर्तन, बल प्रयोग द्वारा बहिर्जात परिवर्तन, या विधि द्वारा अभिवर्ती परिवर्तन? तो अगर हम कार्ल पॉपर की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में क्या किया था कि इतिहास का खंडन किया था, जो इतिहासवाद है उसका खंडन किया था, और उसकी जगह पर विधि द्वारा अभिवृद्धि परिवर्तन का प्रतिपादन किया था। इतिहासवाद का खंडन करते हुए विधि द्वारा अभिवृद्धि परिवर्तन का इन्होंने जो है प्रतिपादन किया था। और इसी को जो है इसी सिद्धांत को खंडशः सामाजिक अभियंत्रिकी के नाम से जाना जाता है। खंडशः सामाजिक अभियंत्रिकी या खंडशः सामाजिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, जो सिद्धांत इन्होंने इतिहासवाद का खंडन करते हुए और ये जो विधि द्वारा अभिवृद्धि परिवर्तन का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था, यही जो है खंडशः सामाजिक अभियंत्रिकी के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली इन्होंने बताया क्या है, इसमें बताया क्या ये तर्क दिया है कि किसी भी समाज में संपूर्ण बदलाव लाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये ऐसी कोशिश बेकार होती है, और सुरक्षित तरीका यह है कि बदलाव छोटे स्तरों से प्रारंभ हो ताकि किसी बुरे प्रभाव को समय रहते ठीक किया जा सके। तो मतलब जो बदलाव हैं वो बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। संपूर्ण बदलाव लाना किसी समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। छोटे छोटे स्तरों से बदलाव शुरू करना चाहिए ताकि वहाँ पर जो भी
कुछ बुरे प्रभाव हैं उस बदलाव के कारण आ रहे हैं, तो छोटे स्तरों पे क्या है उनको मेंटेन करना, उनको रोकथाम करना संभव रहेगा। तो छोटे स्तरों से इन्होंने बदलाव की शुरुआत करने की बात की है, ना कि समग्र बदलाव की बात से इन्होंने नकारा है। ये ऑप्शन यहाँ पर डी सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संप्रभुता विधि द्वारा आबादित नागरिकों और प्रजाओं के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है? जे बोदा, एच गार्डनर, हेरोल्ड लास्की या आयातुल्लाह रोहल्ला खोमैनी। तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जे बोदा जो है इन्होंने जो है ये कथन इनके द्वारा कहा गया है। जीन बोदा के अनुसार क्या है, संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है। इन्होंने क्या है, संप्रभुता को राज्य का प्राण तत्व बताया है। और राज्य के जो है 4 तत्व होते हैं, सरकार, जनसंख्या, भूभाग और संप्रभुता। सरकार कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, 4 तत्व होते हैं। सरकार, राज्य के जो है 4 मेन तत्व माने गए हैं, सरकार, भूभाग, जनसंख्या और ये संप्रभुता को प्राण तत्व माना गया है राज्य का। और कुछ लोग जो है भूभाग को जो है निश्चित ये सरकार राज्य का तत्व नहीं मानते, जिसमें सीले, डिग्वी और ये सीले, विलोबे ये सब आ जाते हैं। ये भूभाग को जो है राज्य का मतलब राज्य का जो है आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं। और यह कथन जी बोदा द्वारा कहा गया है, क्योंकि अगर बोदा के शब्दों में देखें तो इनकी ये कथन ऐसे कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित सर्वोच्च शक्ति है। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। तो ये इनकी जो है परिभाषा है या कथन है जो इन्होंने दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जीन बोदा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसने माना है कि राज्य वर्ग विरोध विसंगतियों की उपज तथा अभिव्यक्ति है? तो विकासवादी सिद्धांत ने माना है, या अराजकतावादी सिद्धांत ने माना है, या मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत ने माना है, या गिल्ड समाजवादी सिद्धांत ने माना है? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत जो है इसके द्वारा जो है वर्ग विरोध विसंगतियों की उपस्थिति अभिव्यक्ति है ऐसा माना गया है, क्योंकि जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसके द्वारा, मार्क्स तथा एंजल्स द्वारा लिखी जाती है। और इसमें इन्होंने साफ साफ कहा है, क्या कहते हैं कि सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। और वी.आई. लेनिन भी जो है कुछ ऐसा ही विचार रखते हैं और ये कहते हैं कि वर्ग के हित में जो है क्या राज्य शासक वर्ग के हित में शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है, यानी कि जिस पर शासन किया जाता है और जो शासन करते हैं, शासन करने वाले के हित में रहता है राज्य और शासित वर्ग का दमन और उत्पीड़न करता है, ऐसा लेनिन का भी मानना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा कि जो उपर्युक्त विचार हैं ये मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदारवादी प्रथा में समता का तात्पर्य है। उदारवादी व्यवस्था या प्रथा में समता का क्या तात्पर्य है? सबके लिए एक समान व्यवहार, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, या संतुलन को बनाए रखना, या फिर अवसरों तथा परिणामों की समानता। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कोड क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका 1 2 3 4 यानी कि चारों, बी है पहला और दूसरा, सी है पहला दूसरा तीसरा, और डी है तीसरा और चौथा। तो इसमें जो है सबके लिए एक समान व्यवहार, ये आपका जो सही है, सभी नागरिकों के लिए एक समान अधिकार, ये भी सही है।
जबकि संतुलन बनाए रखना ऐसा कोई इसका उद्देश्य नहीं है। अवसरों तथा परिणामों की समानता, अवसर की समानता की तो बात हो सकती है उदारवाद में, लेकिन परिणामों की समानता की बात कैसे की जा सकती है? परिणाम सबके अलग अलग होंगे, हर व्यक्ति जो है भिन्न है, तो सबके परिणाम जो है उसके एफर्ट, उसकी स्किल या उसकी योग्यता के अनुसार आएंगे। तो यहाँ पहला और दूसरा दो सही हो रहे हैं, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो उदारवादी परंपरा है इसमें समानता से आशय क्या है? सामाजिक, वैधानिक व राजनीतिक समानता। तो और सभी के साथ समान व्यवहार व जो अधिकार हैं वो समानता समान रूप से सबको उपलब्ध कराने का प्रयास जो है ये उदारवादी परंपरा करती है। तो इसके अकॉर्डिंग बस पहला और दूसरा सही हो रहा है। और ये कौन कौन सामाजिक, वैधानिक और राजनीतिक समानता की बात करता है उदारवादी? कौन सा? सामाजिक और वैधानिक और राजनीतिक, ये तीन तरह की समानता की बात करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? बहुलवादी सिद्धांत में राज्य विभिन्न संघों में से एक है, राज्य संप्रभु संघ है, राज्य अन्य संघों का अधीनस्थ है, राज्य में संपूर्ण समाज शामिल है। तो जैसे बहुलवादी हमने अभी भी पढ़ा था, ये मानता है कि जो है राज्य विभिन्न संघों में से एक है, और ये मानते हैं कि जो शक्ति है वो सभी संघों को मिलनी चाहिए। और तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये शक्ति का चाहते हैं कि जो है विकेंद्रीकरण हो जाए सभी संघों में, और ये कहते हैं कि राज्य ही व्यक्ति की सारी जो है आवश्यकताएं नहीं पूरी कर सकता है, जो और संघ हैं उनकी भी ज़रूरत है, और वो भी जो है मनुष्यों की ज़रूरतें पूरी करता है। तो जैसे कि परिवार हो गया और भी संस्थाएं हो गई, तो ये भी उतने ही अहम है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि राज्य। इसलिए जो है ये विभिन्न संघों का एक संघ मानता है राज्य को, बहुलवादी जो होते हैं। न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टि क्षेत्र जो मार्क्सिस्ट विजन है, इसकी आधारभूत धारणा क्या है? आवश्यकता है, या अर्हा यानी कि योग्यता है, या वर्ग है, या शोषण है, क्या है? तो जो न्याय के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण है या दृष्टि क्षेत्र है जो, तो ये आवश्यकता है। ये कहते हैं कि क्षमता के अनुसार जो है कार्य और आवश्यकता के अनुसार वेतन। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य की जैव संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मैकियावली से, या अरस्तू से, या थॉमस हॉब्स से, या कार्ल मार्क्स से? तो जो राज्य की जैव संकल्पना है या ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन जो है, तो ये किससे है? अरस्तू से संबंधित है। जो ये जैव संकल्पना की एक ये चली आई दार्शनिक जो है अरस्तू, ये स्रोत है प्राचीन यूनानी। जो ये जैव संकल्पना का अगर हम स्रोत देखें तो ये हमको कहाँ से मिलता है? ये प्लेटो से मिलता है। प्लेटो और अरस्तू इन सब से मिलता है। ये इनका स्रोत है। जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक हैं ये इन्हीं का स्रोत है। और तो फिर यहाँ पर प्लेटो भी, अगर प्लेटो ऑप्शन होता तो वो भी सही होता, यहाँ अरस्तू भी हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। 18वीं शताब्दी में अरस्तू के बाद फिर क्या होता है कि 18वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम तथा एडमंड बर्क ने क्या था, रूढ़िवादिता को जो है इसकी पैरवी की थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि राज्य की जैव संकल्पना का, तो ये जो है प्लेटो के बाद अरस्तू के उसमें दिखता है। और अरस्तू मानते हैं कि राज्य जो है व्यक्ति या परिवार की स्थिति वैसी है जैसे कि शरीर के संदर्भ में उसके किसी अंग की होती है। ऐसे ही जो है राज्य में एक व्यक्ति की स्थिति वही है, एक परिवार की स्थिति वही है जैसे कि एक शरीर में उसके अंगों की स्थिति होती है। तो ये ऐसा मानते हैं। तो इसी को राज्य की जैव संकल्पना का सिद्धांत बोला गया है, जो कि अरस्तू की बातों में मिलता है और प्लेटो की भी बातों में मिलता है। प्लेटो अगर होता तो वो भी यहाँ पर सही हो जाता है। और इन्होंने जो है राजनीतिक प्राणी माना है किसको? मनुष्य को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टालिनवाद का मत नहीं है? स्थायी क्रांति का सिद्धांत, एक देश में समाजवाद, समाज के विकास के साथ
वर्गीय संघर्ष का तीव्र या समाजवाद के अंतर्गत शक्तिशाली राष्ट्र। तो यहाँ जो स्टालिनवाद का मत नहीं, यानी कि जो स्टालिन का विचार नहीं है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। जो स्थायी क्रांति का सिद्धांत है या इसको निरंतर क्रांति का सिद्धांत कह सकते हैं, ये ट्राटस्की द्वारा दिया गया था। तो ये यहाँ पर नहीं है, स्टालिन का नहीं है, ये किसका है? ट्राटस्की का है, ट्राटस्की का है। और ट्राटस्की का ये तर्क था कि मॉस्को में स्थापित जो है मुख्यालय है, ये तृतीय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल को विश्वव्यापी क्रांति का अग्रदूत बना दिया जाए इसको। और ये जो है हमेशा जो है क्रांति के बारे में जो है क्या है, जो डेवलपमेंट करता रहे और सब सारी चीज़ों को रिसर्च करता रहे, एवोल्यूशन करता रहे, और जब भी सही मौका मिले तो उसका लाभ उठा करके क्रांति कर दी जाए, ऐसा इनका मानना था। जबकि स्टालिन का मानना था कि पहले रूस में समाजवाद को स्थापित किया जाए, उसके बाद फिर आगे प्रयास किए जाएंगे, अधिक प्रयास जो है बाद में किए जाएंगे, पहले रूस में जो है समाजवाद को स्थापित कर लो। तो ये स्टालिन और ट्राटस्की के विचारों में ये जो है खास अंतर था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित गैर सरकारी संगठनों में कौन सा एक केवल मानवाधिकार के समर्थन से संबंधित है? ऑक्सफाम या फोर्ड फाउंडेशन या एमनेस्टी इंटरनेशनल या कैरिटास? तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये है मानवाधिकार के समर्थन से यही संबंधित है। और इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। एक ब्रिटिश वकील पीटर बेनेसन ने की थी 1961 में। पीटर बेनेशन ये ब्रिटिश वकील थे, इन्होंने की थी। और आज के टाइम पे ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, 150 से अधिक देशों में कार्यरत है और 10 लाख सदस्य हैं। जो 150 से अधिक देशों में 10 लाख के लगभग इसके सदस्य हैं। तो ये बात जो ये मानवाधिकार के मुद्दों पे काम करती है, जहाँ पर जो कैदी होते हैं उनको छुड़वाना, ये सब चीज़ें, ये इनका इसका मुख्य कार्य है। अंतरात्मा के कैदियों की रिहाई का प्रयास करना होता है इसका मुख्य कार्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद निम्नलिखित में से किससे संबंध है? बर्ग से, हॉब्स से या हीगल से या ऑक्सफोर्ड से? आगे कुछ कोट भी दिए हैं तो उनको भी हम देखेंगे। तो पहला है 1 2 3, दूसरा है 2 4 1 4 1 2 1 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें कि रूढ़िवादी क्या जो है राजनीतिक विचारधारा के रूप में रूढ़िवाद किससे संबंध है? तो ये इससे संबंधित हैं बर्ग है और ऑक्सफोर्ड है। तो ऑप्शन हमारा जो है 1 और 4, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और रूढ़िवाद का मूल सूत्र भी जो है कहाँ से आता है? ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक अरस्तु के चिंतन में ढूंढा जा सकता है ये भी। और 18वीं शताब्दी में डेविड ह्यूम तथा एडमंड बर्ग ने इसकी पैरवी की, यानी कि इसका समर्थन किया था। कब? 18वीं शताब्दी में। इसके अगर स्रोत देखें तो अरस्तु की उसमें बातों में, विचारों में इसका स्रोत मिलता है रूढ़िवादिता का। लेकिन 18वीं सदी में ये बर्ग और जो दूसरे थे डेविड ह्यूम, इन्होंने इसकी पैरवी की। और समकालीन चिंतन में माइकल ऑक्सफोर्ड ने नए संदर्भों यानी कि नई परिस्थितियों के अंतर्गत रूढ़िवादिता या रूढ़िवाद की पुष्टि की। तो अगर हम समकालीन चिंतन में देखें तो ऑक्सफोर्ड नई जो परिस्थितियां हैं उसमें इन्होंने इसकी पुष्टि की है। किसकी? रूढ़िवाद की पुष्टि की है। तो यहाँ पर हमको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑक्सफोर्ड और बर्ग। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समता का विचार निम्नलिखिट में से किस एक के चिंतन में व्यक्त नहीं हुआ है? एरिक योगलिन या जूलियस के बेरेरे या R.A. टोनी या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ? तो अगर हम समता का विचार देखें तो जो एरिक योगलिन है, इनके विचारों में जो है इनके व्यक्त नहीं हुआ, इनके चिंतन में जो है समता का अधिकार व्यक्त
नहीं हुआ है। ये कौन थे? अमेरिकी इतिहासकार एवं राजनीतिक दार्शनिक हैं। कौन है? एरिक योगलिन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा सरकार एवं सभी प्रकार की सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति स्वातंत्र्य के लिए बाधक मानती है? उदारवाद, अराजकतावाद, व्यक्तिवाद, श्रेणी समाजवाद। कौन मानता है? तो जो विचारधारा है जो सरकार एवं सभी प्रकार के सांस्थानिक सत्ता को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बाधक मानती है, वो है अराजकतावाद। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि अराजकतावादी तर्क देते हैं कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अस्तित्व मनुष्य की प्रकृति को विकृत कर देता, बिगाड़ देता है और भ्रष्ट बना देता है। और तो इस प्रकार से अराजकतावाद ऐसी विचारधारा है जो सरकार की सभी जो संस्थानिक और सत्ता और जो भी संस्थानिक सत्ता है, इन सभी को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं। तो अराजकतावाद यहाँ ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उग्र नारी अधिकारवादियों की दृष्टि में, उग्र है यहाँ पर, उग्र नारी अधिकारवादियों की दृष्टि से लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है क्रमिक सुधार से, विधायिकाओं में अधिक महिलाओं के निर्वाचित होने से, पितृ सत्ता को चुनौती देने से, वर्ग संघर्ष से। किससे होता है? तो जो उग्र नारी अधिकारवादी हैं या रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं, ये मानते हैं कि जो ये पितृ सत्ता है, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, यही मेन कारण है नारियों के अधिकार जो हनन करने का, क्योंकि इसमें जो है पुरुषों को अधिक महत्व दिया गया है और स्त्रियों को कम महत्व दिया गया है, और इसका जो है श्रम का विभाजन अकॉर्डिंगली उसी अनुसार से किया गया है। और ये विचारधारा ये भी मानती है कि जो लिंग आधारित श्रम विभाजन है, इसको समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए जो है ये सबसे अच्छा तरीका मानती है जो परंपरागत पितृ सत्तात्मक ये परिवार हैं, इनको समाप्त कर दिया जाए या फिर इनको पुनर्गठन किया जाए। यानी कि ये कुल मिलाकर के पितृ सत्ता जो है, जो पितृ सत्तात्मक व्यवस्था है, ये इसके खिलाफ में है, क्योंकि ये मानते हैं कि इसी से नारियों का शोषण हो रहा, उनको पूरे अधिकार नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो श्रम विभाजन है, उच्च कोटि का जो कार्य है वो पुरुषों को, निम्न कोटि के कार्य या जिनमें लाभ नहीं है या जो बिना पैसों के किए जाते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड चोर्स, तो ये सारे जो हैं कौन स्त्रियों को दे दिए जाते हैं, और वो बिना धन के, और यानी कि उसमें उनकी कोई आर्थिक कमाई नहीं होती है, वो लेकिन काम करने के लिए वो दिन रात काम करती हैं। और जबकि पुरुष उससे कम काम करता है, स्त्रियों से बाहर निकल कर करता है, लेकिन उसके लिए उसको धन मिलता है, और इस प्रकार से उसकी स्थिति जो है परिवार में, समाज में सुदृढ़ होती है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय होती है। जो तो ये पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को ही ये मूलतः जो है कारण मानते हैं। तो यही है कि कैसे प्राप्त लैंगिक समानता कैसे प्राप्त की जाती है? पितृ सत्ता को चुनौती दे करके, पितृ सत्तात्मक व्यवस्था को ख़त्म करके, चुनौती दे करके लैंगिक समानता जो है प्राप्त की जा सकती है, जो रेडिकल फेमिनिस्ट है उनके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागरिक अधिकार के संबंध में नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त है, मानवाधिकार के साथ विनिमेय है, भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से है, हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? कूट का प्रयोग करके हमें बताना है। तो नागरिक को उसकी नागरिकता के कारण प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो नागरिक अधिकार हैं ये जो है अगर वो व्यक्ति उस राज्य का नागरिक है तभी प्राप्त होते हैं। और मानवाधिकार के साथ विनिमय है, तो ये नहीं होगा, ये सही नहीं है। भेदभाव को कम करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है कि ये भेदभाव को कम करते हैं। और हमें अपनी भाषा और संस्कृति के अधिकार प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 हमारा जो है ये नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। तो पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और पहला, 1 सेकेंड, पहला, तीसरा और चौथा, यस, ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है यहाँ पर, पहला, तीसरा और चौथा।
ये मानवाधिकार और नागरिक अधिकार में अंतर क्या है? तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो सिर्फ मनुष्य होने के नाते एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, और जो है इसमें हमें किसी राज्य की नागरिकता लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम नागरिक हो या ना हो, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमें मानव अधिकार, जो मानवाधिकार होते हैं, वो सभी इंसान के पास, सभी मनुष्यों के पास होते ही होते हैं। वो जन्म से ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। जबकि नागरिक अधिकार राज्य के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर अंतर है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी कि एक दूसरे के समानार्थी नहीं है, इनमें जो है भेद है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नौ उदारवादी जो है क्या है, समान व्यवहार से अधिक समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि विकल्प की स्वतंत्रता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। राजनीतिक स्वतंत्रताओं से अधिक नागरिक स्वतंत्रताओं को प्राथमिकता देते हैं, या सम्मान की समानता से अधिक समान व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। समान व्यवहार से अधिक विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। कौन? नौ उदारवादी। और ये क्या करते हैं कि व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं, कि व्यक्ति को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया जाए, और ये साथ में ये मांग भी करते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति और समृद्धिपूर्ण अवसर के लिए उसकी आर्थिक गतिविधि को सब तरह के प्रतिबंधों से मुक्त प्रदान कर देनी चाहिए, यानी कि उनको हर तरह के प्रतिबंध आर्थिक गतिविधि पर से हटा लेने चाहिए। तो ये विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। जो समान व्यवहार से अधिक क्या देते हैं, अधिक जो है विकल्प की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसके द्वारा जनतांत्रिक समाजवाद अपने को वैज्ञानिक समाजवाद से अलग करता है? उत्पादन और वितरण के नीति निर्धारण में बाजार तंत्र की भूमिका को ना मानना, या केंद्रीय नियोजन की मान्यता, या निर्णय की जनतांत्रिक पद्धति पर बल देना? कौन सा है? और नीचे जो कोड दिए गए हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा, और केवल तीसरा। इसको और छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, केवल 3। जो निर्णय की जनतांत्रिक पद्धति पर बल देता है। जो जनतांत्रिक समाजवाद है, ये क्या करता है कि ये जो वैज्ञानिक समाजवाद है, ये हिंसात्मक और सशस्त्र क्रांति पर जो है जोर देता है, और इसके विपरीत जो जनतांत्रिक या प्रजातांत्रिक समाजवाद है, ये क्या करता है कि क्रमिक सुधारों, संवैधानिक उपायों के द्वारा जो सुधारों में विश्वास करता है, और ये कहता है कि जो है साधन जो यूज किए जाते हैं वो भी जनतांत्रिक होने चाहिए, और समाजवाद की व्यवस्था अर्थात सामाजिक संगठन का आधार भी जनतंत्रीय होना चाहिए। तो ये जो है प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर काफ़ी विश्वास करते हैं। जनतांत्रिक समाजवाद जो होते हैं, समाजवादी होते हैं, तो ये क्रमिक सुधार पर और संवैधानिक उपायों का इस्तेमाल करते हुए जो है सुधारों पर विश्वास करते हैं। जबकि जो वैज्ञानिक समाजवाद है, तो ये मानता है कि हिंसा, क्रांति, इन सब चीज़ों से जो है समाज में तब्दीली लानी चाहिए। आगे इसमें ऑप्शन डी सही होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने पूंजीवाद में हस्तक्षेप की नीति की निंदा की। हस्तक्षेप की नीति की निंदा की, या निरंकुशतावाद और क्या है, सामंतवर्गीय, निरंकुशतावाद और सामंतवर्गीय विशेषाधिकारों का विरोध किया, या राष्ट्रवाद का विरोध किया, या व्यक्तिवाद का विरोध किया। एक बार फिर सुन लेते हैं। क्लासिकी उदारवाद एक राजनीतिक सिद्धांत था जिसने पूंजीवाद में हस्तक्षेप की नीति की निंदा की, निरंकुशतावाद और सामंतवर्गीय विशेषाधिकारों का विरोध किया, और राष्ट्रवाद का विरोध किया, व्यक्तिवाद का विरोध किया। तो जो क्लासिकी उदारवाद था, इसने
निरंकुशतावाद और सामंत वर्गीय विशेषाधिकारों का विरोध किया। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ये क्लास्की उदारवाद जो है इसने व्यक्तिवाद को अपनाया और व्यक्ति को राजनीति का केंद्र बिंदु माना है इसने, और साथ में ये भी किया है कि बाजार व्यवस्था को सामान्य हित का साधन मानते हुए इसने क्या कहा है कि अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है। तो अहस्तक्षेप की नीति का इसने निंदा नहीं की है, क्या किया है, समर्थन किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है जिसका कारण है, क्या कह रहा है कि मार्क्सवाद उदारवाद का आलोचक है जिसका कारण है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व, पूंजीवाद वर्ग के संबंधों का वैधीकरण, पूंजीवादी उत्पादन तंत्र में जनित वैश्विक मूल्य अनुभव करने की असमर्थता। या अब यहाँ पर जो उपरोक्त 3 कथन दिए गए हैं कोट का प्रयोग करके आपको सही आंसर देना है। सेंटेंस एक बार फिर देख लेते हैं। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व, जो मार्क्सवाद है उदारवाद का आलोचना क्यों करता है। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व, पूंजीवाद वर्ग के संबंधों का वैधीकरण या पूंजीवाद उत्पादन तंत्र में जनित वैश्विक मूल्य अनुभव करने की असमर्थता। तो यहाँ पर जो है 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो है ये मानता है मार्क्सवाद उदारवाद की आलोचना इसलिए करता है क्योंकि उदारवाद का जन्म सामंतों के विरुद्ध जो है नए मध्य वर्ग या बुजुर्गा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए हुआ था, और इसने जो है नए संपत्तिशाली वर्ग की प्रतिष्ठा के लिए संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी और संपत्तिहीन या निर्धन वर्ग को बड़ी बेशर्मी से कुचल दिया है। उनके जो है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को कम महत्व दिया है और पूंजीवादी जो वर्ग है जो उनसे संबंधित हित है उनको जो है वैधीकरण क्या किया है, लिजिटमाइजेशन किया है। तो ये जो है इसलिए जो है मार्क्सवाद उदारवाद की आलोचना करता है कि इसमें जो है पूंजीवादी वर्ग के जो संबंध है उनको उनके हित है उनको वैधीकरण प्रदान कर रहा है, वैधीकरण कर रहा है, और प्लस जो नागरिक के अधिकार हैं और राजनीतिक अधिकार हैं उनको भी कम महत्व दे रहा है। तो 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहे हैं। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन संबंध उत्पादन के बलों के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर देखते हैं। मार्क्स के दृष्टिकोण में जब उत्पादन संबंध रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन उत्पादन के बलों यानी कि फोकस ऑफ प्रोडक्शन के अग्रिम विकास में बाधक बन जाते हैं तब सामाजिक क्रांति प्रारंभ होती है। इस संदर्भ में उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं राष्ट्रों के मध्य संबंध, अतिरिक्त मूल्य और निरपेक्ष अतिरिक्त मूल्य के मध्य संबंध, या उत्पादन और वितरण के मध्य संबंध, या मूल वर्गों के मध्य संबंध। किसको ये इंगित करते हैं? ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, मूल वर्गों के मध्य संबंध, क्योंकि जो उत्पादन के संबंध है ये बताते हैं कौन सा वर्ग स्वामी है, कौन सा सेवक है, तो और किसके पास प्रभुत्व रहेगा और कौन वंचित रहेगा। इन सब जो अधिकार हैं, शक्तियाँ हैं या जो भी सुविधाएं हैं इनसे वंचित कौन रहेगा। इस तरह जैसे कि स्वामी और दास का संबंध ये बताता है। जो उत्पादन के संबंध क्या बताते हैं कि स्वामी और दास का संबंध बताते हैं कि स्वामी जो है वो उसके पास सभी अधिकार होंगे, धन होगा, सारी सुविधाएं होंगी, दास के पास नहीं होगा। ऐसे जमींदार और किसान के बीच में संबंध बताता है। ऐसे जो है पूंजीपति और मजदूरों के परस्पर संबंध को ये दिखाता है। तो ये उत्पादन के संबंध इंगित करते हैं। जो मूल वर्ग होते हैं, एक स्वामी और दूसरा जो एक स्वामी वर्ग होता है और दूसरा होता है वंचित वर्ग। स्वामी क्या है, उत्पादन के साधनों पर उसका स्वामित्व होता है। वंचित वर्ग होता है वो सिर्फ श्रम करता है, वो उसे वंचित वर्ग बोलते हैं। तो इनके जो मध्य संबंध होते हैं उसकी तरफ उत्पादन के संबंध उसकी तरफ इंगित करते हैं, इशारा करते हैं उन संबंधों की तरफ। जो 2 वर्ग होते हैं, मेनली जो 2 वर्ग होते हैं, मूल वर्ग ना, मूल वर्ग की बात हो रही है तो 2 ही होते हैं मेन वर्ग। एक जो जिस पर
एक वो होता है जिसका जो है उत्पादन के साधन पर स्वामित्व होता है, दूसरा जो है श्रम करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्ल मार्क्स का नहीं है? कथन जो है, जो कथन नीचे दिए गए कार्ल मार्क्स का नहीं है। राज्य बुर्जुआ के मामलों का प्रबंध करने के लिए एक कार्यकारिणी समिति है या पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदता है, ये साम्राज्यवाद पूंजीवाद का शीर्ष चरण है, या राज्य का अपक्षय होगा। तो अगर आपने लेनिन को पढ़ा होगा, जो कि मैंने लेनिन पे जो है वीडियो बना रखी और कार्ल मार्क्स पे भी बना रखी हैं, तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग ये 3 सेंटेंस कार्ल मार्क्स के हैं कि जो है पहला ऑप्शन ए और पूंजीवादी अपनी कब्र खोदता है ये भी, और डी राज्य का अपक्षय हो जाएगा, यानी अपक्षय हो जाएगा ये भी। जबकि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, ये लेनिन के द्वारा कहा गया सेंटेंस है, तो ये मार्क्स से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये लेनिन के द्वारा कहा है कि जो साम्राज्यवाद है पूंजीवाद का शीर्ष चरण है, या चरम अवस्था है, या मरणासन अवस्था है। आगे देखते हैं, बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? दल में अनुशासन लाया जा सकता है, मीडिया के सम्मुख राजनीतिक गतिविधियां अधिक पारदर्शी होती हैं, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है, चुनाव में दलों द्वारा किया जाने वाला व्यय कम हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था क्यों अच्छी है, तो ये इसलिए अच्छी है क्योंकि जब 2 दल होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि एक दल बहुमत लेकर के सरकार बनाता है और दूसरा दल जो है विपक्ष में आकर के उस सरकार पर नियंत्रण रखता है, उसकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज करके, उसकी कमियों को निकाल करके, तो वो स्ट्रांग पोजीशन जो विपक्ष में होता है और सरकार पर नियंत्रण रखता है और सरकार की जो है कार्य प्रणाली में सुधारात्मक जो निर्देश देता रहता है। तो जो द्विदलीय व्यवस्था है ये सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। देखते हैं तो यहाँ पर कौन सा होगा, यह व्यवस्था स्थिर सरकार देती है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सिद्धांतकार राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समाजवादी कहा जाता है, संघवादी कहा जाता है, या अराजकतावादी कहा जाता है, या बहुलवादी कहा जाता है। तो जो सिद्धांतकार राज्यों को संघों का संघ मानते हैं उन्हें प्लूरलिस्ट कहा जाता है, यानी कि बहुलवादी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तृतीय विश्व के अधिकांश देशों में राजनीतिक दल क्या है? शक्तिशील संगठन है, मूलतः सिद्धांत पर आधारित संगठन है, या व्यक्तित्व प्रधान संगठन है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड, या विकेंद्रित संगठन है। तो कौन से संगठन है? जो बात हो रही है यहाँ तृतीय विश्व के जो अधिकांश देश हैं ये कैसे हैं, इन देशों में राजनीतिक दल कैसे हैं, राजनीतिक दल की बात हो रही है। जो तृतीय विश्व के अधिकतर देश हैं उनके राजनीतिक दल के संगठन की बात हो रही है कि किस तरह से, किस आधार पर ये संगठित हैं। तो ये ज़्यादातर क्या है कि महान नेताओं के व्यक्तित्व पर ही आधारित होते हैं। सारे जो विकास तृतीय विश्व के जो देश हैं ये क्या होते हैं, किसी महान व्यक्तित्व पर आधारित होते हैं और उस व्यक्तित्व को फॉलो करते हैं विशाल संख्या जो है उनसे जुड़ जाती है। जैसे कि चियांग काई शेक जो है, चियांग काई शेक के अधीन चीन का कोमितांग दल आप मान सकते हैं। जो काई शेक थे, काई शेक, इनके अधीन क्या था? कोमितांग दल की बात कर लें, या सुकर्णो जो थे इंडोनेशिया के, ये राष्ट्रीय दल, इनके अधीन जो है राष्ट्रीय दल जो था, या उसकी बात कर लें। तो सुकर्णो की बात कर लें जो इंडोनेशिया के थे, या काईसेक की बात कर लें जो कि चीन के थे। तो ये सब क्या था? व्यक्तित्व प्रधान ये संगठन थे। काईसेक के अधीन कौन था? कोमितांग था, और सुकर्णो के अधीन था इंडोनेशिया का राष्ट्रीय दल। ऑप्शन फिर यहाँ पर हो जाएगा सी, जो पर्सनालिटी ओरिएंटेड संगठन होते हैं, कि किसी के व्यक्तित्व का प्रभाव पूरी जनसंख्या पर पड़ता है, ज़्यादातर जनसंख्या पर पड़ता है, और उससे जो है फिर वो जनसंख्या जुड़ती है, यानी कि लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो
राजनीतिक दल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखते हैं अगला। वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी पर आधारित है? चमत्कारी, परंपरागत, विधिक, तर्कसंगत या जनवादी। तो अगर वेबर के अनुसार हम बात करें तो वेबर ने आधुनिक जो राज्य में सत्ता के 3 स्रोतों का उल्लेख किया है, परंपरागत और करिश्माती तथा कानूनी तर्कसंगत। जो आज की नौकरशाही है ये कानूनी तर्कसंगत सत्ता पर आधारित है। तो जो है ये तर्कसंगत कह लें या विधिक तर्कसंगत कह लें, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आधुनिक नौकरशाही है ये विधिक तर्कसंगत लीगल रेशन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैधता यानी कि लिजिटमेसी के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है लिजिटमेसी के लिए? ऐसी धारणाओं का सूरज जो पूंजीवाद समाजों में जनतंत्र का बना रहना सुनिश्चित करती है, या ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सत्ता को स्वीकरण प्राप्त होता है, या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वच्छ पुलिस व्यवस्था, या फिर अपीड़न का ना होना। चौथा यहाँ तक है। बाकी ये उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ये आपका ये स्टेटमेंट बस यहीं तक है। चौथा अपीड़न का ना होना तो कौन सा है? तो ये जो ऐसी धारणाओं का सूरज जो पूंजीवाद समाजों में जनतंत्र का बना रहना सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सत्ता को स्वीकरण प्राप्त हो, ये भी ठीक है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक वच्छ पुलिस व्यवस्था, ये कुछ ज़रूरी नहीं है। और अपीड़न का ना होना यानी कि कोर्शन का ना होना। तो ये जो है ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये 4 हमारे पास सेंटेंस है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दूसरा, तीसरा, चौथा, या पहला, दूसरा और चौथा, या फिर ऑप्शन डी क्या है? पहला और तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, क्योंकि ये सेंटेंस कोई ज़रूरी नहीं है वैधता के लिए, लिजिटमेसी के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो बाकी सेंटेंस जो 3 हैं ये लिजिटमेसी के लिए आवश्यक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी की संकल्पना निरूपित की? अरस्तु ने, बोधा ने, हॉब्स ने या लास्की ने? किसने की? तो जो जीन बोधा थे इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है इसकी संप्रभुता की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। और ये फ्रांस के विचारक थे, राजनीतिज्ञ थे, और इनकी बुक थी 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक। इसी में इन्होंने अपने ये संप्रभुता संबंधी विचार दिए थे। इनकी बुक्स क्या थी? ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो रहा है। इनकी बुक क्या थी? 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक, ऑन द रिपब्लिक, ये इनकी पुस्तक थी और इसी में इन्होंने संप्रभुता संबंधी विचार दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को मानता है संसाधनों पर नियंत्रण के रूप में, एक निश्चित मात्रा के रूप में, संबंधात्मक रूप में या दमनकारी रूप में। किस रूप में जो है बहुलवादी सिद्धांत शक्ति को किस रूप में मानता है? तो जो बहुलवादी सिद्धांत है ये शक्ति को संबंधात्मक जो है रूप में मानता है। ये कहता है कि जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, ये सभी में जितने भी राज्य के संघ हैं और भी हैं, इन सब में बटी होनी चाहिए, और यह समाज में स्वायत्त समूहों के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये जो बहुलवादी होते हैं कहते हैं स्वायत्त समूह होने चाहिए, और ये राज्य के प्रति स्पर्धी समूह ना होकर जो ये समूह होते हैं राज्य में, राज्य के अलावा और जो समूह होते हैं, संघ होते हैं छोटे छोटे, तो ये राज्य के प्रति स्पर्धी नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? राज्य और व्यक्ति के बीच मध्यवर्ती निकायों की भूमिका निभाते हैं। तो ये मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं। ये प्रतिस्पर्धी नहीं होते हैं, राज्य का विरोध भी नहीं करते हैं। तो इन समूहों को जो है, इन सत्ता जो है सभी समूहों के बीच में बटी होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना बल देती है विकल्प की स्वतंत्रता, हस्तक्षेप न होने पर,
स्वायत्तता पर या आत्मनिर्देश पर। तो जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसकी संकल्पना जो है इसी पर बल देती है कि व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है उसे करने दिया जाए और उसकी जो कार्य हैं उसके जो स्वतंत्रता है उसमें कोई हस्तक्षेप न करे, उसमें कोई बाधा न बने। तो नकारात्मक स्वतंत्रता का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अवरोधों का अभाव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार जनतंत्र का प्रमुख सद्गुण था, क्या था? कि नागरिकों में समानता की अभिवृद्धि करता है, जनता की और जनता द्वारा सरकार है, व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और सम्यक विकास को बढ़ावा देता है, या निर्णयन प्रक्रिया में जनता द्वारा सहभागिता को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। व्यक्ति की क्षमताओं के सर्वोत्तम और जो है सम्यक विकास को बढ़ावा देना, यही है जनतंत्र का जो है मुख्य सद्गुण है। यही जनतंत्र का मुख्य सद्गुण है। किसके द्वारा? मिल के द्वारा, जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। और ये इसे सर्वोत्तम आदर्श मानता है कि जो है शासन, जो सर्वोत्तम आदर्श शासन वो है जिसमें सर्वोच्च नियंत्रण शक्ति क्या होती है कि जो संप्रभुता होती है पूरे समाज के योग्यता युक्त इकाई में निहित हो। प्रत्येक व्यक्ति इस संप्रभुता के निर्माण में केवल अपना योगदान ही न दे, बल्कि समय आने पर सार्वजनिक पद ग्रहण करके शासन में भाग लेकर के अपनी कार्य को और अपने कर्तव्य को पूरा करे। तो यानी कि जो ये शक्तियाँ होती हैं वो सामान्य जन में जो योग्य हैं उनमें निहित होनी चाहिए और इन व्यक्तियों का उसमें सहभागिता होनी चाहिए। और समय आने पर जो है शासन में वो जो अधिकारी हैं ऊंचे ऊंचे पद ग्रहण करके और राज्य के कार्यों में इनका योगदान होना चाहिए, शासन में इनका योगदान होना चाहिए। ऐसा जो है स्टुअर्ट मिल का मानना था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे परिधि से आवाज, वॉइसेस फ्रॉम पेरिफेरी के रूप में जाना जाता है? आधुनिकीकरण, वर्ग संघर्ष, निर्भरता या साम्राज्यवाद। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा, क्योंकि जो नव मार्क्सवादी हैं ये इन्होंने परासिता सिद्धांत दिया है और इसके अंतर्गत अल्प विकसित जो देश हैं उनको परिधि मानते हुए, परिधि यानी कि जैसे कुछ है तो ये किनारे किनारे पर बाहरी छोर पे जो हो, केंद्र ना हो करके जो बाहर हो उसे परिधि बोलते हैं। तो पेरीफेरी इंग्लिश में उसको पेरीफेरी बोलते हैं। तो ये जो इनको क्या है परिधि माना है, जो अल्प विकसित देश हैं यानी कि इनको परिधि माना है। जो भी व्यवस्था है समाज की, आर्थिक विकास हो रहा है, जो एक ये व्यवस्था है पूरे विश्व की, इसमें ये जो अल्प विकसित देश हैं ये एक पेरीफेरी की तरह हैं और इनका जो ये देश हैं, ये राज्य हैं, इनका विकास क्या है बाह्य यानी कि बाहरी शक्तियों से के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तो ये इसी को इन्होंने पेरीफेरी यानी कि परिधि से आवाज़ के रूप में जाना जाता है। किसको? निर्भरता यानी कि पराश्रिता, इसको निर्भरता का सिद्धांत कह लो या पराश्रिता का सिद्धांत, ये भी आप कह सकते हैं। और दिया किसके द्वारा गया है? ये जो नव मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी, ये इनके द्वारा दिया गया है। तो आज हमने 35 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज हमने इतने क्वेश्चन लिए थे। तो यदि आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।